हेलो फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रेशियो डिस्कस किए थे, उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं एंड फिर अपन आज रिमेनिंग रेशियोज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखा था करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ऑप्टिमम रेशियो, करेक्ट ना। ये आइडियली ये रेशियो 2:1 होना चाहिए। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी का एबिलिटी दिखाता है टू पे ऑफ करंट लायबिलिटी। इट इज नॉर्मली फॉर अ ईयर, एंड अगर आपको उससे कम पीरियड के लिए चाहिए, लेट्स से फॉर 1 मंथ यू वांट टू नो योर लिक्विडिटी, 2 मंथ्स या 10 days, देन यू यूज लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। मतलब आई वांट टू नो माय इमीडिएट लिक्विडिटी, तो उसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट। तो ऊपर करंट एसेट में से खाली स्टॉक को हटा दो। कौन सा स्टॉक हटाया जाता है? मैंने कहा था कि जो स्लो मूविंग है, करेक्ट ना। ये नीचे दिया, अपन ने पढ़ा था। एंड प्रीपेड एक्सपेंस भी मैंने कहा था, क्योंकि वो भी कैश में कन्वर्ट नहीं होते, वो है करंट एसेट बट वो कैश में कन्वर्ट कैसे होंगे? तो इन दोनों को हटा के विल फाइंड आउट लिक्विड एसेट्स, एंड ये रेशियो मिनिमम 1:1 होना चाहिए। सो दिस इज रिक्वायर्ड टू नो इमीडिएट लायबिलिटी। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। इसके लिए पूरा चैप्टर मैंने आपको एफएम में पढ़ा है ना, स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। उसमें अपन ने एक पूरा चैप्टर पढ़ा है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि डेट कंपोनेंट अगर ज़्यादा रहेगा तो उसका अपने को इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंड उस इंटरेस्ट से अपना टैक्स से होता है, एंड टैक्स से होने से ईपीएस इंप्रूव होता है, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है भले अमाउंट वाइज कम होता है लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम होते हैं, तो पर शेयर ईपीएस क्या होता है? बढ़ता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर शेयर ईपीएस डेफिनेटली ग्रो होता है। ये रेशियो होना चाहिए 2:1, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको लर्न क्या करना है कि इक्विटी में क्या क्या आता है। तो इक्विटी में यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स जो एसेट साइड पर रहेंगे, एंड माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आगे कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब क्या है कि अपन ने जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, करेक्ट, उसमें से ऐसे कौन से सोर्स ऑफ कैपिटल है जिनको हमको हर साल कॉस्ट पे करना ही पड़ेगा। जैसे हम डिबेंचर को इंटरेस्ट देते हैं, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस, तो वो अमाउंट कितना है और इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितने हैं। मतलब ओनर को आइडिया है कि जैसे ओनर का कैपिटल लेट से 60 है, तो हम टूवर्ड्स फिक्स्ड जो भी सिक्योरिटीज है उसमें से कहाँ पे अपना फिक्स कमिटमेंट जा रहा है, मतलब कितना पैसा अपन ने कहाँ से ले, उसका अपने को आइडिया आ जाता है। देन फिक्स एसेट रेशो, फिक्स एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म फंड, बहुत ही सिंपल है। आपने जो लॉन्ग टर्म फंड रेज किया है उसमें से कितना पैसा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट हुआ ये पता चलता है, एंड जितना फिक्स एसेट में ज़्यादा इन्वेस्ट होगा नेचुरली कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, तो फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशो क्या फॉर्मूला है? प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स, करेक्ट ना। मतलब क्या है? लेट्स से टोटल एसेट्स 100 है एंड प्रोप्राइटरी फंड 60 है। इसका मतलब है कि टोटल जो आपके एसेट्स है उसमें 60 रुपया खुद का है, 40 रुपया बाहर का है, करेक्ट ना। तो ये रेशियो जितना बढ़ेगा बेटर है, दैट शोज मोर एंड मोर एसेट्स फाइनेंस बाय यू, करेक्ट ना। तो अच्छी बात है ना, अगर एसेट खुद के तो कॉस्ट कंपनी के लिए कम होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो वेरी इंपॉर्टेंट, कि ईबीआईटी कितना है और इंटरेस्ट कितना है। तो जिन लोगों ने कंपनी को लोन दिया है, जिन लोगों ने कंपनी के डिबेंचर्स बॉन्ड खरीदी किए जहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है, तो उनको कितना क्वेश्चन ज़्यादा है। जितना क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, ये रेशो जितना मैक्सिमम होगा उतना सेफगार्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 20 रुपये और ये 15 रुपया है, और ये 20 रुपये और ये 10 रुपया है, तो ये कंपनी बेटर है सेकंड वाली, क्योंकि 10 रुपये इंटरेस्ट के लिए 20 रुपीज़ का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 15 के लिए 20 रुपये का क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट में थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा हो गया तो ऐसा पोजीशन आ सकता है कि कंपनी इंटरेस्ट पे ना कर पाए, बट यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे मार्जिन डबल है। तो ये भी रेशो जितना हायर रहेगा उतना सेफगार्ड रहेगा फॉर डिबेंचर जिनको इंटरेस्ट मिलने वाला है। सेम है डिविडेंड कवर रेशो, कि
कंपनी का पैट कितना है और कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, ताकि एज ए शेयर होल्डर आपको भी क्वेश्चन मिलता है। जितना रेशो हाइयर है इट शोज दैट कंपनी हैज गॉट इनफ मनी टू पे योर डिविडेंड। तो हायर द रेशो बेटर फॉर द कंपनी, एनी वन फॉर इन्वेस्टर। फिर अपन ने स्टार्ट किए थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। उसमें जीपी इनपी तो काफ़ी सिंपल है, खाली ग्रॉस प्रॉफिट में कौन से कॉस्ट कंप्लीट करना है। मैंने आपको कहा था कॉस्टिंग के लैंग्वेज में प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब अप टू फैक्ट्री कॉस्ट सब कुछ माइनस करने के बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट। एंड जो बचे दो ओवरहेड्स है, एडमिन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड अदर भी होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे नहीं रहेंगे, इंडस्ट्री में होते हैं, वो सब हटा के आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट रेशो। इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक एक्सपेंस होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन फिर देखा था अपन ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब अपन ने जितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, फिर खुद का पैसा हो या ओनर बोरोड फंड्स हो, मतलब शेयर होल्डर फंड्स प्लस लोन, डिबेंचर, वॉट एवर इट इज, पब्लिक डिपॉजिट, इन सबको हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, हम कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, एंड वील हैव टू जनरेट मोर रिटर्न। अपन ने पढ़ा था एफएम में, कैपिटल बजटिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, करेक्ट ना, कि आपका जो रिटर्न्स है, आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, उससे आपके रिटर्न्स ज़्यादा होने चाहिए। तो एक एनालिसिस समझ में आता है कि अपन इनफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं फॉर दैट कैपिटल एम्प्लॉयड, देन इज दैट प्रॉफिट इनफ टू कवर ऑल योर एक्सपेंसेस, वो नेक्स्ट एनालिसिस है। तो अगेन हायर द रेशो इट शोज देयर इज अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन एसेट्स वही है, यहाँ पे हम एसेट्स को और पैट को कंपेयर कर रहे हैं। हायर द रेशो बेटर इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट, तो ये रेशो भी हायर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड रेशो नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इट्स ओनली शेयर होल्डर फंड्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो शेयर होल्डर का जो फंड है, खुद का पैसा, एज अ ओनर महीने कितना नेट प्रॉफिट कमाया है, तो हाउ मच रिटर्न आई एम गेटिंग ऑन माई ओन फंड्स, ये पता चलता है। फिर ऑपरेटिंग रेशियो क्या दिखाता है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स, ठीक है, कि आपका कितना खर्चा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये खर्चा जितना कम करेंगे मार्जिन ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या लेना है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड्स, और ये अलग अलग भी निकाल सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। चलो, तो ये था एक क्विक रिवीजन जो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, काफ़ी आसान चैप्टर है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, आज को डिस्कस करेंगे मार्केट टेस्ट रेशो। सो दीज आर द रेशोज विच आर मोस्टली इंपॉर्टेंट फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। सो एज ए शेयर होल्डर जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये रेशोज चेक करते हैं, मतलब आप खुद नहीं करते, बट आप जिनके ऊपर भरोसा करते हैं, एंड वो जिनके ऊपर भरोसा करता है, एंड वो जिनके ऊपर भरोसा करता है, मतलब जो फाइनली रिसर्च एनालिस्ट है, वो ये रेशो यूज करके बताता है कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है, कितना अच्छा नहीं कर रही है। तो पहला है अर्निंग पर शेयर। ये अपन ने बहुत बार किया, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला ऐसा है, आप लिख के रखना, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर ऊपर लिखो या फिर ये लिखो, क्योंकि ईपीएस इज ओनली टू बी कैलकुलेटेड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो आप टोटल पैट मत लेना, पैट में से पहले एग्जाम में प्रेफरेंस डिविडेंड दिया तो माइनस करो, वही सही है, ठीक है, बाकी तो सिंपल ही है। अच्छा, अगेन हायर द रेशो बेटर फॉर द कंपनी, इट शोज की पर शेयर आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अभी आप सोचो एज ए इन्वेस्टर, जहाँ पे मैंने कहा था, जहाँ पे प्रॉफिट की बात आती है ना, देयर इज नो स्टैंडर्ड रेशो, हायर द प्रॉफिट बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन प्राइस अर्निंग रेशो, ये बहुत ही, इसको बोलते हैं पी रेशो। अभी ये ईपीएस जो अपन ने कैलकुलेट किया ना, उसको हम कंपेयर करते हैं मार्केट प्राइस में, मतलब कंपनी का ईपीएस जो है वो अगर बढ़ रहा है तो नेचुरली मार्केट प्राइस भी बढ़ना चाहिए। तो ईपीएस जो बढ़ रहा है, ईपीएस का मार्केट प्राइस पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, वो अपन कंपेयर करते हैं, करेक्ट ना, मतलब ईपीएस से कितने गुना मार्केट प्राइस कंपनी का ज़्यादा है,
वो अपन कंपेयर करते हैं। मतलब इससे एज ए इन्वेस्टर आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि देखो अपना इंटरेस्ट मार्केट प्राइस में ही है, आपने को ईपीएस वगैरह नहीं इतना समझता। अपन क्या बोलेंगे आज मार्केट प्राइस 50 है ना, नेक्स्ट ईयर 100 होना चाहिए, करेक्ट ना। तो ये रेशियो से आपको पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्राइस 20 है एंड ईपीएस 5 है, तो ये 4 टाइम्स आ गया। इसका मतलब है कि अगर ईपीएस 1 से बढ़ेगा तो ऊपर 4 रुपए से बढ़ेगा, करेक्ट ना। फिर 4 टाइम्स मतलब क्या होगा, ये 24/6 होगा। तो जिनको ईपीएस कैसे कैलकुलेट करना है वो नहीं समझता। अभी आपको मेरे को समझता है क्योंकि अपन कॉमर्स फील्ड में है, बट शेयर होल्ड यहाँ पे इन्वेस्टर हजारों है, यहाँ पे इन्वेस्टर क्या है, हजारों है। तो हर एक थोड़ी कॉमर्स में एडमिशन लिया है, तो उन लोगों को इतना समझ में आएगा तो अच्छी बात है कि भाई ये रेशियो 4 टाइम्स का मतलब ये है कि ईपीएस अगर 1 रुपए से चेंज होगा तो शेयर प्राइस 4 रुपए से चेंज होगा। मैंने चेंज बोला है, कम हो गया तो कम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 4 हो गया तो ये 16 हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो फिक्स है 4 टाइम्स। तो मार्केट तो ईपीएस में अगर 1 रुपए भी इधर उधर चेंज होगा तो मार्केट प्राइस पे 4 रुपए से चेंज होगा। तो अगर लगता है कि कंपनी का ईपीएस 12 से बढ़ेगा, मतलब अगले साल प्राइस 50 रुपए तक 12 × 4 50 रुपए से बढ़ेगा। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन के लिए बता रहा हूँ कि एज अ स्टूडेंट लेवल पे इसको कैसे लर्न करना है। हायर रेशियो रहेगा तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, लो रेशियो रहेगा तो प्रॉब्लम है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, अच्छा अभी थोड़ा अगर आपको आपने एफएम पढ़ा है मेरे से या किसी और से, तो मैंने आपको कहा था कि अर्निंग, या आपने पढ़ा भी रहेगा, अर्निंग पर शेयर जो है, अरे ना, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है एंड दूसरा रिटेन अर्निंग में जाता है। तो ईपीएस अगर 10 है एंड डिविडेंड 4 रुपीज दिया तो पे आउट रेशियो कितना हो गया, 40% हो गया, एंड रिटेंशन रेशियो कितना हो गया, 60%। तो ये वही तो रेशियो है कि डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। मतलब यहाँ पे एज इन्वेस्टर अपने को पता चलता है कि भाई कंपनी का तो ईपीएस बढ़ रहा है बट हमको वो डिविडेंड दे ही नहीं रहे, तो मतलब नहीं ना। तो यहाँ पे आपको कितना फायदा हो रहा है वो समझ में आता है। एंड इफ दिस बेनिफिट मैचेस योर एक्सपेक्टेशन दे विल कंटिन्यू दैट स्टॉक। आपको लगता नहीं भाई ये अपने लिए भी बराबर नहीं है, तो आप उसको ऐसे एग्जिट कर जाओगे। हाँ, मतलब कंपनी को कितना फायदा हो उससे अच्छा मेरे जेब में कितना रहा इंपॉर्टेंट है ना। हर एक आदमी वही सोचता है भाई तेरा कितना फायदा हो रहा है, मेरे को क्या करना है, मेरे जेब में कितना आ रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको वही सोचना है कि कंपनी का ईपीएस तो बहुत बढ़ रहा है बट कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देगी तो आपका फायदा नहीं होगा ना, वैसा है। तो ये आपको पता चलता है कि उनका पे आउट रेशियो कितना है, इसको पे आउट रेशियो बोलते हैं। एंड बचाओ 60% क्या आपका रिटेंशन रेशियो। देखो हायर पे आउट रेशियो मीन्स लो रिटेंशन, करेक्ट है। ये रेशियो बढ़ेगा तो कंपनी रिटर्न कम कर रही है, एंड उल्टा हो गया, एंड रेशियो कम हो गया तो कंपनी रिटर्न ज़्यादा करती है। अभी ये मैंने आपको पढ़ाया था डिविडेंड चैप्टर में, एफएम में, डिविडेंड पॉलिसी में मैंने आपको ये बताया था। अगर कोई याद है तो मैंने ही पढ़ाया आपको। क्या पढ़ाया था कि जो कंपनी ग्रो करती है दे गिव लेस डिविडेंड, तो उनका डिविडेंड पे रेशियो नॉर्मली कम रहता है बिकॉज दे नीड मोर रिटर्न अर्निंग फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, करेक्ट ना। तो अगर आप ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कम होगा बट मार्केट वैल्यू बहुत अच्छे से बढ़ेगा। लेकिन जो कंपनी स्टैग्नेंट है, मतलब सैचुरेशन हो चुका है, उसके ऊपर भी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम है, दे हैव टू गिव मोर डिविडेंड। ये भी अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कि उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो मैक्सिमम होना चाहिए। क्योंकि देखो आपको क्या करना है, शेयर होल्डर को खुश करना है ना, या तो डिविडेंड दो या तो मार्केट प्राइस अप्रिशिएट करो। जिनका मार्केट प्राइस बढ़ने वाला है दे माइट गिव लेस डिविडेंड, बट जिनका मार्केट प्राइस ही नहीं बढ़ने वाला उनको क्या करना पड़ेगा, उनको डिविडेंड मैक्सिमम देना ही पड़ेगा। तो ये अपन ने पढ़ा था डिविडेंड पॉलिसी एफएम में, आई होप आपको याद है। नाउ डिविडेंड यील्ड रेशियो, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रेशियो, डिविडेंड पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। अभी देखो ये क्या है आप समझो जरा, ये ऐसे समझेगा नहीं। लेट्स से आपके शेयर का फेस वैल्यू है 10 ईच, फेस वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख है।
मार्केट वैल्यू 35 ईच है एंड डिविडेंड दिया है 2 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, इतना डेटा मैंने आपको दिया है। फेस वैल्यू दिया है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, अभी ये मैंने आपको डेटा दिया है। देखो मैं इसको कैसे एनालिसिस करना है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 35 है, डिविडेंड 20 है परसेंट है मतलब। तो अभी अगर अपन निकालते डिविडेंड पे आउट रेशो, तो अपना फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो डिविडेंड पर शेयर, अच्छा डिविडेंड ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, ये तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो 10 रुपये पे 20%, 2 रुपया। ये कितना है? 5.71%। हाँ, अभी कंपनी कैसे कंपनी कैसे निकालती डिविडेंड? फेस वैल्यू पे, करेक्ट ना? तो फेस वैल्यू के बेसिस पे 20% है। तो कंपनी बोलती है कि भाई हमने तो 20% डिविडेंड दिया है, लेकिन 20% डिविडेंड उन्होंने 10 रुपये पे दिया है, लेकिन आज का मार्केट प्राइस तो 35 है। तो मैं तो रिटर्न आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से कंपेयर करूंगा ना, क्योंकि मेरे एक शेयर का प्राइस आज 35 रुपीज़ है। अगर मैं किसी और को देता वो 35 रुपीज़, तो मेरे को उस पर बैच मिलेगा जो मैंने पैसा आपके पास रखा है। तो मेरे को तो रिटर्न 5.71 ही आ रहे हैं। तो फिर इससे बेटर है कि आप बैंक में एफडी करो, बैंक में 8% गारंटेड तो मिलेगा, है ना। 35 पे बेच दो, बैंक में पैसा डालो आपको, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न 5.71 है। तो इन्वेस्टर ऐसे सोचता है, कंपनी ऐसे सोचती है। तो कंपनी ने इन्वेस्टर के एंगल से सोचना चाहिए। एंड सपोज फेस वैल्यू 1 रुपया रहेगा एंड बोला हमने 100% डिविडेंड दिया, मतलब नहीं है। सो दिस इज एक्चुअली ये है। तो दिस टेल्स यू रियलिटी, सत्य घटना पे आधारित रेशो ये तो ओनली ऑन पेपर है कि हमने 20% दिया। तो टीवी पे जब न्यूज़ देखते हैं ना, हीरो होंडा ने 800% डिविडेंड दिया, लोग बोलते हैं 800%, भाई फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो 1 रुपये पे 800% 8 रुपया होता है। तो तुम्हारे पास 200 शेयर्स भी रहेंगे तो 1600 रुपये मिलेगा, और उसका एक शेयर 1000-2000 का है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो उस बेसिस पे देखेंगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिले। तो अगर आप ऐसे एनालिसिस करोगे ना, मेरा सजेशन बैंक एफडी में जाओ एंड ऐसे एनालिसिस करोगे तो फिर बेस्ट है। 20% बहुत ज़्यादा हो गया। तो सर कैसे करना चाहिए एनालिसिस? अभी देखो, अगर आपने फेस वैल्यू पे खरीदा है आईपीओ पे, तो 10 के हिसाब से करने को हर नहीं, क्योंकि आपका पैसा तो 10 ही ब्लॉक हुआ है। लेकिन आपने लेटेस्ट परचेज किया है, वो बंदा 35 पे कैलकुलेट करेगा। देखो शेयर मार्केट में सही गलत कुछ भी नहीं होता है, हर एक इन्वेस्टर का गोल होता है और वो उसके हिसाब से रिटर्न्स को इवेल्युएट करता है, करेक्ट ना। तो ये बहुत अनसर्टन मार्केट है शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। अच्छा, और एक चीज़, मेरे यूट्यूब चैनल को शायद आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, आई डोंट नो। अगर नहीं किया तो फटाफट जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, CMA विपुल शाह। वहाँ पे शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के मैं बहुत सारे अपडेट देते रहता हूँ। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, हर वीक में एक सेशन लेता हूँ, बहुत सारे सेशन अभी तक लिए हैं। आप उस सेशन को देखना, आपको इन्वेस्ट करने में कंफर्म फ़ायदा होगा, करेक्ट ना। मैं आपको आपके हिसाब से इन्वेस्ट करना है, बट आई गिव यू गाइडलाइन कि कैसे फंसना नहीं है। मैं म्यूचुअल फंड का एजेंट नहीं हूँ, ओके, सब चिंता मत करो, ओके ना। तो मैं बस आपको फ्री में गाइड कर रहा हूँ, जिससे मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों का पैसा गलत तरह से इन्वेस्ट होता है। काफ़ी एजेंट जिन लोगों को समझता नहीं, भोली भाली जनता, उनको खुद के फायदे के लिए वो ऐसे इन्वेस्टमेंट करने को बोलते जहाँ पे उनका कमीशन ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए आई हैव स्टार्टेड लेक्चर्स। सो अभी भी नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज करना, फटाफट जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना, आपको उसमें बहुत सारे इनपुट्स आएंगे।
ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। टर्नओवर रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट रेशो। टर्नओवर का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन रेशो सेल्स से कंपेयर कर रहे हैं। चलो, स्टॉक टर्नओवर रेशो फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, अभी पहले COGS कैसे आता है, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू आता है COGS, सिंपल फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करेक्ट ना। ठीक है, चलो अपन पहले पढ़ते हैं, देखो क्या है। चलो तो अपन अभी मैं आपको लिख के देता हूं। देखो अभी कैसे इसको समझना है। पहले टोटल सेल्स में 2 सेल्स आते हैं, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। दूसरा, फिर अपन निकालते हैं नेट सेल्स। कैसे आएगा, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, करेक्ट ना। तो ये आएगा नेट सेल्स एंड नेट सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, एंड इसको अगर अपन घुमाएंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, COGS इज इक्वल टू नेट सेल अपॉन प्रॉफिट। ठीक है, अब ये कॉस्टिंग का फॉर्मूला है। अच्छा, और यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला है, मतलब जितने गुड्स बेचे उन सबका कॉस्ट, इसमें मार्केटिंग वगैरह सब कुछ ऐड करना है। कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ पे आता है आप सबको पता है, करेक्ट, वो सब जोड़ना है। तो ऐसे फॉर्मूला बनता है। और इसका और एक फॉर्मूला मैं आपको आगे दूंगा सॉल्व करते समय, अब लिख के रखना है। और ये एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस के उस प्रोडक्ट के ऊपर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे भी निकालते हैं, राइट ना। सो देर आर 2 फॉर्मूला मेन। तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि डेटा के बेसिस पे इसको कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा यूज़ करना है। बस आप इसको लिख कर रखना, अभी लिख लो फटाफट सब कुछ। चलो देखो क्या दिया है, अपॉन एवरेज स्टॉक। अच्छा, हाउ टू गेट एवरेज स्टॉक, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अभी देखो ये क्या दिखा था, पहले समझो, लॉजिक बताता हूँ। लेट्स से अभी अपन, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अभी मैं आपको 2 कंपनी के एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आपको आ ही जाएगा, बट उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है सर,
इसका मतलब है कि पहली कंपनी बेटर है क्योंकि दोनों का सीओजीएस 25,000 है, बट यहाँ पे एवरेज स्टॉक कम है, मतलब उसका रोटेशन बहुत फास्ट हो रहा है। यहाँ पे 5 बार स्टॉक रोटेट हुआ है, यहाँ पे 2.5 टाइम्स ही हुआ है क्योंकि स्टॉक आपका ज़्यादा हो रहा है। तो हायर द रेशो दैट मीन्स देयर इज अ फास्टर मूवमेंट ऑफ स्टॉक। एंड दोस्तों लॉजिक लगाओ, अगर स्टॉक का मूवमेंट फास्टर होगा तो सेल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कंफर्म बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कंफर्म बढ़ेगा। तो ये होना ही है, ये उसका मतलब है। ठीक है, अभी तो हायर द रेशो व्हाट इट मीन्स, उसका मतलब कंपनी का माल फटाफट आप बेच रहे हो। रेशो बढ़ रहा है मतलब क्या? स्टॉक कम होगा। स्टॉक कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका मूवमेंट गुड्स का फास्ट हो रहा है, इसलिए स्टॉक कम हो रहा है। गुड्स परचेस कम के इसलिए नहीं, फिर सीओजीएस भी कम हो जाता। तो सीओजीएस पे इम्पैक्ट नहीं, परचेस तो हो रहे धपाधप, लेकिन एवरेज स्टॉक अपन बराबर जो आ रहा है वो सेल हो रहा है। तो जितना रेशो हायर रहेगा दैट मीन्स देयर इज अ बेटर मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड वो फायदे करेगा। बट अभी ये टाइम्स में आता है, मैंने आपको रेशो में कहा था जहाँ पे 100 नहीं रहेगा अपन उसको टाइम्स में लिखेंगे, बट मैनेजमेंट को समझना दिक्कत जाती है तो उसको अपन मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है स्टॉक वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला है 12 मंथ्स अपॉन STR। ये आपको डेज में चाहिए तो 365 अपॉन STR। तो ये आएगा 12/5 और ये आएगा 12/2.5। इसका मतलब पहले कंपनी का जो स्टॉक है एवरेज स्टॉक वो 2.5 महीने के बाद रोटेट हो रहा है एंड दूसरी कंपनी का 4.8 मंथ्स के बाद। तो दिस इज नॉट डिजायरेबल। डायमंड भी ज़्यादा ही है बट इन दोनों में ये बेटर है, तो ऐसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डेज में निकालेंगे तो 365.5 करो, आपको पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज अगर आप वो मटेरियल खरीदते हैं तो कितने समय वो स्टॉक में रहता है। मटेरियल मतलब फिनिश गुड्स, सीओजीएस में फिनिश गुड्स की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे हम टॉकिंग ऑफ फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का एवरेज स्टॉक कितना है ये समझ में आता है। तो लॉजिक लगाओ ना, कौन सा बेटर है? बोला कौन सा बेटर है? फिर पहला ही बेटर है क्योंकि वहाँ पे 2.5 महीने के बाद रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे 4 and 8 मंथ्स के बाद रोटेशन, मतलब अराउंड 5 मंथ्स के बाद आपका स्टॉक सेल हो रहा है। तो ए इज इन बेटर पोजीशन इवन दो सीओजीएस दोनों का सेम है लेकिन उनका एवरेज स्टॉक अलग है एंड उसके से पूरे रेशो पे उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो आप इसको लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये रेशो सिंगल आप यूज़ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, जब आप कंपेयर करोगे उसका एनालिसिस करोगे तो ही आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। वो यहाँ पे दिया है स्टॉक वेलोसिटी, मैं आपको लिख के देता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉक वेलोसिटी? 12 मंथ्स अपॉन STR, आपको डेज में चाहिए तो ठीक है। आगे नाउ डेटर्स टर्नओवर रेशो सेम, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अभी अकाउंट रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पे रिसीवेबल वर्ड आता है इट मीन्स डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, तो इससे आपका कलेक्शन कितना बेटर हो रहा है ये समझ में आता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, क्रेडिट सेल्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऊपर लिख के दिया है ना। टोटल सेल्स में से अपन सेल्स रिटर्न निकाल देंगे और कैश सेल्स भी निकाल देंगे। तो सॉरी, अभी देखो ये रेशियो यूज कैसे करती है मैनेजमेंट को इस रेशियो का फायदा क्या है। देखो अभी फॉर्मूला क्या है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू
क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स कैसे आएगा? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स। एंड एवरेज रिसीवेबल कैसे आएंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो कैलकुलेशन तो कोई भी करेगा बट उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो अपन अगेन दो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स दोनों के 20 लाख है, इनके एवरेज डेटर 5 लाख है, इनके एवरेज डेटर 8 लाख है। तो इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मूला आई विल गेट आंसर ईयर 4 टाइम्स, ईयर 2.5 टाइम्स। ठीक है, मार्क्स मिल गए, कैलकुलेशन तो हो गया। अभी एनालिसिस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अब इसको अपन मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डेटर्स वेलोसिटी। फॉर्मूला है 12 मंथ्स अपॉन DTR। तो 12 मंथ्स अपॉन 4, 3 मंथ्स, ये आ गया आंसर, है ना। अब इसका मतलब क्या आंसर का? इसका मतलब है इस कंपनी का कलेक्शन पीरियड ऑन एवरेज 3 मंथ्स है, इस कंपनी का 4.8 मंथ्स है, मतलब लगभग 5 मंथ्स। तो इसका कलेक्शन पॉलिसी बहुत ही खराब है, बिकॉज दे आर गिविंग एक्स्ट्रा क्रेडिट, क्योंकि दोनों सिमिलर लाइन में अपन जो दो कंपनीज लिए वो सेम बिजनेस के लिए है, मतलब दोनों का बिजनेस सिमिलर इंडस्ट्री में है वो, तो ही कंपेयर कर सकते हैं ना। दो अलग इंडस्ट्री का कंपेयर करना पागलपन है, मतलब तो ये दोनों एक ही इंडस्ट्री में है। तो ये 3 महीने में कलेक्शन कर रहे हैं, ये 4.8 मंथ्स में कलेक्शन कर रहे हैं, मतलब एक कंपनी का जो रिसीवेबल मैनेजमेंट है वो काफ़ी पावरफुल है। जो अपन ने FM में मैंने केस स्टडी सॉल्व किए थे ऑन रिसीवेबल मैनेजमेंट, तो उनका रिकवरी डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि 4.8 मंथ्स इज टू मच, करेक्ट ना। अगर एक कंपनी 3 मंथ्स में सिमिलर इंडस्ट्री में रिकवर कर रही है, तो आपको भी कोशिश करके 4.8 से 3 में आना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि कौन स्टाफ गलत काम कर रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ताकि रेशो बराबर 3 पे आ जाए या उससे कम हो जाए। ठीक है, तो ये रेशो कौन सा बेटर है? DTR हायर रहेगा तो कलेक्शन फास्ट होता है, DTR लोअर रहेगा तो कलेक्शन विल टेक मोर टाइम। तो अगेन हायर द रेशो, तो इसमें कौन सा कंपनी बेटर है बताओ? एज अ ओनर आप A लिमिटेड का पोजीशन बेटर है या B? करेक्ट, A का बेटर है ना। तो हायर DTR इज ऑलवेज बेटर। DTR बढ़ता है तो कलेक्शन पीरियड कम होता है, DTR कम होता है तो कलेक्शन पीरियड बढ़ता है, विच इज नॉट गुड। तो इसको बोलते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो एंड इसको बोलते हैं डेटर्स वेलोसिटी। आपको मंथ्स डेज में पसंद है तो 365 करो, कुछ नहीं, आंसर डेज में आएगा अल्टीमेटली, बट एनालिसिस तो वही है। वीक्स में करना है तो 52/DTR करो, ये मैनेजमेंट का पॉलिसी, बट नॉर्मली या तो 12 मंथ्स आएगा या तो 365 आएगा। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में आपको बोलते हैं कि आप 360 डेज यूज करो, तो अपन वो यूज करेंगे, नहीं तो आंसर ऑड आते हैं इसलिए। देखो दिया है, higher the ratio, better is the position. Then working capital turnover ratio, net sales upon working capital। हाँ, अब इसका मतलब क्या है बताता हूँ, ये ऐसे समझेंगे नहीं पढ़ के, मैं आपको ना कंपेयर करके बताता हूँ कि रेशो का यूज कैसे होता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो,
चलो गाँव बोलो। तो अपन एक प्रोविजन देखो अभी क्या है, दो कंपनीज दिए मैंने, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, फॉर्मूला लिखा, दोनों का सेल्स, एक का सेल 50 लाख के और एक का सेल 75 लाख है, वर्किंग कैपिटल दोनों का 10 है, करेक्ट ना। तो बताओ कौन सी कंपनी बेटर है और क्यों। देखते हैं आप कैसे सोचते हैं, एज अ ओनर सोचना, डोंट थिंक एज अ स्टूडेंट, विच कंपनी इज बेटर। ये क्यों, क्योंकि विथ सेम वर्किंग कैपिटल दे आर एबल टू जनरेट मोर सेल्स। तो हायर द रेशो दैट मीन्स देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो दोनों जगह पे वर्किंग कैपिटल 10-10 लाख ही है, बट पहले कंपनी टर्नओवर उसका 5 गुना ही क्रिएट कर पा रही है, वेयर एज जो दूसरी कंपनी है वो टर्नओवर का 7.5 गुना मतलब वर्किंग कैपिटल का 7.5 गुना टर्नओवर क्रिएट कर पा रही है। तो कौन सी कंपनी बेटर है, बी। तो लर्निंग पॉइंट क्या है, हायर द रेशो देयर इज अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो जितना रेशो बढ़ेगा इट इंडिकेट्स कि कंपनी इज यूजिंग वर्किंग कैपिटल प्रॉपरली। आप लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन फिक्स एसेट, करेक्ट ना, वही दिया है। इससे क्या पता चलता है कि आपका जो सेल्स है उसमें फिक्स एसेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। हायर द रेशो बेटर इज द यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट, करेक्ट ना। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, सेल्स 1 करोड़ है, फिक्स एसेट 8 लाख है, सेल्स 1 करोड़ है, फिक्स एसेट 10 लाख है। बताओ कौन सी कंपनी बेटर है, पहली कंपनी बेटर है, बिकॉज विथ मिनिमम फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स एसेट दे आर एबल टू जनरेट टर्नओवर ऑफ 1 करोड़। तो यहाँ पे रेशो 12.5 होगा, यहाँ पे 10 होगा। तो फिक्स एसेट का कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स में 12.5 टाइम्स है। तो अगेन इसका कोई आइडियल रेशो नहीं रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना फायदा ही है। सेम टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, सेम। अभी टोटल एसेट्स का सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन है, टोटल में क्या आता है, 2 आते हैं, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो हायर द रेशो है मतलब जो अपना कैपेसिटी उसका ऑप्टिमम यूज हो रहा है, एंड द रेशो अगर लोअर है मतलब उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो हो रहा है या लेस हो रहा है। तो इट शोज देयर इज अ आइडल कैपेसिटी जो यूज नहीं हो रहा है। तो अपने को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट बराबर नहीं है या XYZ जो भी इशू है वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन अपन ने लिया है, उसका बैच बैंक को दे रहे अपन, मतलब इंटरेस्ट दे रहे, उसके खर्चे चालू है, फिक्स कॉस्ट, तो ये सब निकालना पड़ेगा। देन सेम रेशो सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, अपन ने देखा था ओनर्स प्लस बोरोड कैपिटल। तो उसका सेल्स में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ये भी अपने को समझ में आता है। तो हायर द रेशो व्हाट इट मीन्स, रेशो अच्छा हायर है मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का बराबर यूज हो रहा है क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है। तो हायर द रेशो इट शोज देयर इज अ बेटर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड रेशो अगर बहुत कम होते जा रहा है इसका मतलब है अपना जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो सही तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। इन्वेस्ट तो हो रहा है बट इट हैज दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट एबल टू जनरेट सेल्स। तो या तो अपन गलत एसेट्स ले रहे या गलत एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अपना इन्वेस्ट करने का टाइमिंग गलत है जिससे एसेट्स महंगे मिल रहे हैं, या अपना टेक्नोलॉजी बराबर नहीं है। क्योंकि देखो खाली पैसा खर्च करके मतलब नहीं है, वो समझ के करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो ज़बरदस्त है लेकिन सेल्स ही नहीं हो रहा है, तो इट कुड बी ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट, अपना नाम खराब है। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता है जहाँ पे रेशियो कम रहता है ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रहती है। तो गड़बड़ क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रॉपर इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा। कभी कभी स्टाफ का मैनेजमेंट का रिलेशन ख़राब रहता है, उसके से होता है, या मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रहता है तो वेस्टेज बहुत सारे होते हैं, मतलब पैसे का मिसयूज़ होता है, करेक्ट ना। सो ऑल यू नीड इज कंट्रोल। कंट्रोल अगर रहेगा तो कोई अड़चन नहीं रहेगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आने वाला है। जैसे DTR था वैसे CTR, करेक्ट ना। बट एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है,
अच्छा, ऊपर फॉर्मूला क्या था? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल, यहाँ पे क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज पेबल। पेबल में दो आएंगे, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर। ठीक है, अभी ये ध्यान से सुनना, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो फॉर्मूला क्या अपना, क्रेडिट परचेस अपॉन तो ये आएगा 5 टाइम्स और ये आएगा 10 टाइम्स। ठीक है, अभी अपन ने डीटेर का रेशियो लिखा था ना, अभी आप बताओ आप उसको कैसे, डेटर में मैंने क्या कहा था, रेशियो हायर रहेगा तो रिकवरी फास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अपने को रेशियो हायर नहीं लोअर चाहिए। हाँ, क्योंकि अपने को ज़्यादा यहाँ पे अपने को, अच्छा एक काम करते हैं अपन, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ कौन सा बेटर है, विच इज बेटर। एंड डेटर्स के लिए कैसा होता है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। तो वो भी अगर मैं लिखता हूं आपको कंपैरिजन दिखाने के लिए, ये भी 5 और ये भी 10। अच्छा एक काम करते ठहरो, पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। 5 टाइम्स 10 टाइम्स का मतलब क्या, देखो अब इसको अपन है ना CTR इन डेज निकालते हैं, तो 365 अपॉन 5, 365 अपॉन 10, सो 365 डिवाइड बाय 5, 73 डेज एंड 36.5 डेज। इसका मतलब है अपन अपने क्रेडिटर्स को 73 डेज के बाद दे रहे हैं और यहाँ पे 36 डेज के बाद दे रहे हैं, करेक्ट ना। तो अपने को ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा तो बेटर होगा, अपना वर्किंग कैपिटल का प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे लो रेशियो एक्सेप्टेड है एंड DTR में हायर रेशियो एक्सेप्टेड है। तो ये ध्यान में रखना, DTR हमेशा कौन सा एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट द DTR विथ हाईएस्ट रेशियो एंड एक्सेप्ट द CTR विथ लोएस्ट रेशियो, क्योंकि रेशियो फास्ट रहेगा तो ये फास्ट होगा, ये लो रेशियो है ना, तो इसका मतलब अपने को ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा। तो CTR हमेशा लेस होना चाहिए, मतलब उसको लॉन्गर बोलते हैं, है ना। जितना क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा उतना बेटर है, और जितना कम रहेगा उतना प्रॉब्लम है। तो डेटर्स में उल्टा है, मतलब DTR हायर होना चाहिए एंड CTR लोअर होना चाहिए। DTR हायर रहेगा मतलब कलेक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, CTR लोअर है मतलब वी आर गेटिंग मैक्सिमम क्रेडिट विच विल, हाँ ऑन अदर साइड इट विल इंक्रीज योर लायबिलिटी, बट आपका वर्किंग कैपिटल का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हायर DTR इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल एंड CTR हमेशा लोअर एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आगे इसके ऊपर MCQ में क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। चलो सो दैट्स इट, अपन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जितने इंस्टीट्यूट ने फॉर्मूलाज दिए थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अभी जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो मैं अगेन एक एक फॉर्मूला आपको और एक बार बताऊंगा, क्योंकि क्या ओरली में आपको कितने में समझाऊं, जब मैं न्यूमेरिकल करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो आज अपन ने काफ़ी सारे मैंने कुछ क्वेश्चन करके दिखाए, आपको इमीडिएटली दिमाग में फिट बैठ गया कि अरे हाँ इस रेशो को ऐसे यूज़ करना है, इसका यूज़ ऐसे है। तो जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। और ये चैप्टर थ्योरेटिकली यहाँ पे खत्म हुआ है, इसके बाद पढ़ाने को कुछ भी नहीं है, बस अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एंड फिर MCQ सॉल्व करना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।